असगर वजाहत साहब की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने छोटी बड़ी कहानियों को मिलाकर तकरीबन 8 कहानियों को कवर किया था, जिसमें सबसे पहले थी अलोकतंत्र। उसके जरिए हमने जाना कि किस तरीके से सीबीआई, ईडी, आईटी वगैरह का डर दिखाकर जनप्रतिनिधियों को कुत्ते की तरह बना दिया है दुम हिलाने वाला। उसके बाद हमने चर्चा करी त्यागी नेता कहानी के ऊपर, जिसमें पिछले 2 कार्यकाल में कोई काम न करने वाले नेता दोबारा अन्य कार्यकाल की डिमांड कर रहे हैं। वे न केवल डिमांड कर रहे हैं बल्कि उन्होंने सारे नैरेटिव को भी बदल कर रख दिया है। जनता द्वारा मांगी गई मूलभूत सुविधाओं को भी वे अब जनता का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी कहानी दुनिया पस्त हम मस्त। इसके तहत हमने 4 से 5 टॉपिक कवर किए थे सब स्टोरीज के, जिसमें बेहद गंभीर मुद्दा उठाया गया था। न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा की गई थी, किस तरीके से न्यायालय जो है अंट शंट फैसले दे रहे हैं सत्ताधारी दलों के फेवर में। उसके बाद साथ ही हमने चर्चा करी थी सोशल मीडिया को किस तरह लोगों को या कौम को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही चर्चा करी थी कि पत्नी का सम्मान न करने वाले भी नारी शक्ति की बात किया करते हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और सबका नंबर आएगा। जो ये सोच रहे हैं कि वे बच जाएंगे, अंततः वे भी शहीद ही हो जाएंगे। और अंत में हमने जाना कि इंसानों का ज़ॉम्बीकरण किस तरह किया जा रहा है। इन सब कहानियों के माध्यम से हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम अन्य कहानियों की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज जो कहानी का टॉपिक है वो है गांधी का पुतला। इसके अंतर्गत 10 छोटी छोटी कहानियों को इन्होंने संकलित किया है, लेकिन ये सभी छोटी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। आपको याद होगा 30 जनवरी 2019 को नाथूराम गॉडसे के जन्म दिवस पर हिंदू महासभा की महासचिव पूजा शकुन पांडे ने गांधी के पुतले को गोली मारी थी। न केवल गोली मारी बल्कि उसमें रंग की पोटली रखकर यह भी दिखाया कि उसमें से खून निकल रहा है। उसी प्रकरण को इन छोटी छोटी कहानियों में दर्ज किया गया है। ये आपको सोचने समझने के लिए जरूर मजबूर करेंगी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांधी का पुतला। टॉपिक 1। गांधी के पुतले को यह समझकर गोली मारी गई थी कि पुतले को मारी जा रही है, लेकिन गोली गांधी को लगी। पुतले के पीछे से गांधी निकल आए। गोली मारने वालों ने कहा कि यह तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि गोली असली गांधी को लगी है, पर चिंता की बात यह है कि अगले साल जब हम पुतले को गोली मारेंगे तो उसके पीछे से गांधी कैसे निकलेंगे। गांधी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हर साल तुम पुतले को गोली मारना और हर साल उसके पीछे से गांधी निकलेगा। दूसरे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के पुतले को जब गोली मारी गई और खून बहने लगा तो अचानक सभा के में कर्नल डायर विद इन ब्रैकेट कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर 1864 से 1927 आ गया। उसके चेहरे से खुशी फूटी पड़ती थी। उसने अंग्रेजी में गोली मारने वालों से कहा, वेल डन, जो काम हमारा पूरा साम्राज्य नहीं कर सका वह काम तुम लोगों ने कर दिया। हम तुम्हारे बड़े आभारी हैं। अगर कभी कोई काम हो तो बताना। डायर के पीछे पीछे उधम सिंह भी आ गए थे, पर उन्हें कोई देख नहीं पाया। तो किस तरीके से सत्तारूढ़ दल द्वारा नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये कहानी वो तंज कसती है कि किस तरीके से यदि जनरल डायर उस युग में गांधी को गोली मारी गई होती और उस युग में जनरल डायर यहां भारत में मौजूद होते, तब वे जरूर आरएसएस वालों को शाबाशी दे रहे होते कि जिस गांधी ने पूरे अंग्रेजी कौम के नाक में दम कर रखा था, पूरे प्रशासन को हिला रखा था अंग्रेजों के, उसको मारने पर अपना आभार व्यक्त करते। और उसी जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा तो उसकी चर्चा ये कमल गट्टे बिल्कुल भी नहीं करते। अगला टॉपिक। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वालों ने सोचा कि उन्हें अधिक प्रमाणित होना चाहिए। इतिहास बताता है कि गोली लगने के बाद गांधी ने हे राम कहा था, इसलिए गोली चलाने वाले ने अपने में से किसी आदमी से कहा कि गांधी के पुतले को गोली लगते ही वे हे राम बोले। हे राम बोलने वाला तैयार हो गया। गोली चली, गांधी के लगी, खून बहा, लेकिन
हे राम कहने वाला हे राम न कहकर वह केवल हे करता रह गया। मतलब बेशर्मी से ये लोग हंसे गांधी के पुतले को गोली मारने के बाद। किस तरह के दल को हमने सत्तारूढ़ कर दिया है, अब ये हमें भी सोचना चाहिए। ये बात सिर्फ एक गांधी की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार रहता है, या जो भी आरएसएस की खिलाफत करेगा वो मारा जाएगा, बेशक वो उसका कभी किसी जमाने में कितना भी सहयोगी दल के रूप में जाना गया हो। चौथा वाक्य सुनिए। गांधी के पुतले पर गोली चली, पुतला गिर गया और देखा गया कि पुतले के पीछे तो तमाम लोगों की लाशें पड़ी हैं। पहचानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वे चंपारण के किसानों की लाशें हैं। किस तरीके से किसान आंदोलनों को लीड किया करते थे गांधी, अंबेडकर ने भी किया है। ये वो नेता हैं जो जन के नेता हुआ करते थे। इनमें वैचारिक मतभेद बेशक रहे हों, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये दोनों ही जनप्रतिनिधि थे और जननायक थे। लोग इनको फॉलो करते थे, इनके एक इशारे पर खड़े हो जाया करते थे मरने कटने के लिए। पांचवा वाक्य सुनिए। गांधी के पुतले को जब गोली मारी गई तब एक देववाणी हुई, आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खों, पुतले को क्या मार रहे हो? मारना ही है तो गांधी की आत्मा को मारो। मारने वालों ने कहा, आत्मा क्या होती है हमें नहीं मालूम। देववाणी ने कहा, आत्मा तो सबके अंदर होती है, तुम लोग अपनी आत्मा को खोज कर देखो। उन्होंने कहा, हमें नहीं मिलती, हम 100 साल से खोज रहे हैं। 100 साल पहले ही आरएसएस एक संगठन के रूप में दुनिया के सामने आया था। इसमें यही जताने की कोशिश की गई है कि ये लोग जो हैं बड़े निर्मम होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जमीर इतना मर चुका है कि ये सत्ता हासिल करने के लिए हर एक को सप्रेस करेंगे, सबका नंबर आएगा। ये सोचकर खुश मत होइए कि आज हिंदू मुसलमान हो रहा है तो देखो देखो मुसलमान लोग मारे जा रहे हैं, नहीं, आपका भी नंबर आएगा। छठा वाक्य। गांधी को गोली मारने वालों ने सोचा कि पुतले को कब तक गोली मारेंगे, क्यों ना उन लोगों को गोली मारी जाए जिन्होंने फिल्मों में और नाटकों में गांधी के रोल किए हैं। बस यह ख्याल आना था कि वे आनन फानन में उन सबको पकड़ लाए जिन्होंने गांधी के रोल किए थे। उनसे कहा गया, तुम्हें गोली मार दी जाएगी क्योंकि तुम गांधी बने थे। उन्होंने कहा, मतलब कलाकारों ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें गोली मारने वाले गोडसे होंगे ना, क्या उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा? इन सब चीजों के ऊपर सोच विचार कर आप मुझे लगातार कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। सातवां वाक्य सुनिए, दिखा दूं, ये इस तरीके से 7-8 करके लिखे हुए हैं। पहले तो मीडिया की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वे इस विवाद में शामिल हो। जब एक पत्रकार ने चैनल के मालिक से इस बारे में बात की तो मालिक पर उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि उसकी कुर्सी फट गई, मतलब कुर्सी में छेद हो गया। मालिक ने कहा कि इस छेद के अंदर झांक कर देखो, तुम्हें इसमें अपना भविष्य दिखाई देगा। बहुत करारा व्यंग्य कर रहे हैं कि किस किस तरीके से ग्रैबर्स दिए जाते हैं, लालच देकर लोगों को अपनी तरफ किया जा रहा है। आपको कहा जाएगा कि अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो देखो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, जर्रा से आफताब कर देंगे। उसी इंसिडेंस को यहां पर कोट किया जा रहा है, तुम्हें इसमें अपना भविष्य दिखाई देगा। पत्रकार ने छेद में झांका और वास्तव में उसका भविष्य दिखाई दिया। चैनल के मालिक ने कहा, अब तुम अगर इस मामले में कुछ करना ही चाहते हो तो स्वर्ग में जाकर गांधी जी का इंटरव्यू करो। पत्रकार गांधी जी के पास स्वर्ग में जा पहुंचा। गांधी जी बैठे चरखा काट रहे थे। उनसे पत्रकार ने पूछा, महात्मा जी, आपके पुतले को गोली मारी गई है, आपको कैसा लग रहा है? गांधी जी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पत्रकार ने पूछा, अच्छा, क्यों अच्छा लग रहा है? गांधी जी ने कहा, इसीलिए कि पहले उन्होंने एक निहत्थे को गोली मारी थी और अब उन्होंने एक पुतले को गोली मारी है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे उसे
गोली कभी नहीं मारेंगे जिसके हाथ में कोई हथियार होगा। कितना मतलब गहरा मर्म है इस कहानी का। हमेशा आम जनता ही पिसेगी इनके हाथों। जब अंग्रेज थे तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन को चलाने में सहयोग किया। जब मुगल थे तो उनके साथ मिलकर इन्होंने सहयोग किया। उससे पहले शक, हूण और फ्रांसीसी, पुर्तगाली जितने भी लोग आए ये उनके पिछलग्गू ही बन के रहे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, चाहे पैसे की चाहे हथियार की। 8वां वाक्य, गांधी जी को स्वर्ग में बताया गया कि आपको गोली मारने वाले आपको अपना शत्रु मानते हैं। गांधी जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पत्रकार ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है महात्मा जी? गांधी जी बोले, मुझे अच्छा लग रहा है। पत्रकार ने पूछा, क्यों? गांधी जी ने कहा, इसलिए कि अंग्रेज भी मुझे दुश्मन मानते थे, मेरे दुश्मनों को एक दोस्त मिल गया है। तो ये आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू महासभा वाले, इनकी असलियत क्या है इन कहानियों के जरिए आप समझ सकते हैं। गांधी तो सिर्फ एक माध्यम है इन कहानियों में आपको सच्चाई से रूबरू कराने का। 9वां वाक्य, गांधी के पुतले को गोली मारने वालों से पूछा गया कि आप गांधी को गोली क्यों मार रहे हैं? वे तो बहुत पहले ही मार दिए गए थे। गांधी के पुतले को मारने वालों ने कहा, सबको यही भ्रम है। फिर गांधी को गोली तो जरूर मारी गई थी पर वह मरा नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। तो फिर हम लगातार मार रहे हैं पर वह मरता ही नहीं, अगले साल फिर मारेंगे। तो ये गोडसे और सावरकर की औलादे हैं। 10वां वाक्य और ये आखिरी वाक्य है इस गांधी के पुतले टॉपिक का। गांधी का पुतला बनाने वाले ने बहुत मेहनत से पुतला बनाया। जब पूरा पुतला तैयार हो गया तो उसने पुतले को चश्मा पहना दिया। पुतले को गोली मारने वाले उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि ये चश्मा उतारो, गांधी को चश्मा नहीं पहनना है। पुतला बनाने वाले ने कहा, वे तो चश्मा पहनते थे। उन्होंने कहा, पहनते थे और यही तो सबसे बड़ी बुराई थी। चश्मे में क्या बुराई? उससे तो सब साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, हम नहीं चाहते कि पुतले को सब कुछ साफ दिखाई दे। चश्मा हमें दे दो, इस चश्मे से बड़े काम लेने हैं। क्या काम लेना है? इसके दोनों शीशों को घिसना बाकी रह गया है। मतलब आप कुछ भी देखे नहीं, ना देख बुरा, बोल बुरा, सुन बुरा। व्यवस्था जो आपको बोले आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले। यही इस कहानी का मर्म है। तो यहां पर ये टॉपिक और इसके अंदर जो 10 सब टॉपिक थे वो खत्म होते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में लगातार मुझे बताते रहिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, और यदि आपसे संभव हो और आपको लगे कि ये सब बातें जो है दूसरों तक भी जानी चाहिए तो इन कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लगातार करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानियों के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।